दोस्तों BHIC 134 को लेकर हम क्या कर रहे थे, एक सीरीज स्टार्ट की थी हमने, जिसमें पार्ट फर्स्ट भी आपने पढ़ा होगा। पार्ट फर्स्ट में मैंने महात्मा गांधी का जिक्र किया था और हमने अहमदाबाद के मिल आंदोलन तक की बात कर ली थी। अब उसी से आगे आपका स्टार्ट होता है, यही चैप्टर है यूनिट 11 महात्मा गांधी के तहत कुछ राष्ट्रीय आंदोलन। उसमें एक रोलेट एक्ट की बात आती है जिसे हम कहते हैं काला कानून। परिचय की बात करें तो रोलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा जाता है, 1919 में क्या किया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा इस कानून को पारित किया गया था। कब किया गया था, जब 1914 से लेकर 1918 के बीच में क्या हो रहा था, पूरे विश्व में विश्व युद्ध चल रहा था पहला। तो उसके समाप्त होने के बाद अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि भारतीयों को क्या किया जाए, दबाया जाए, इनकी क्रांतियों को, इनके आंदोलनों को क्या किया जाए, दबाया जाए। तो इसलिए इन्होंने ये रोलेट एक्ट लागू किया था। इसे ब्लैक लॉ या फिर काला कानून भी हम कहते हैं। विशेष प्रावधान में क्या था, विशेष न्यायालयों की इन्होंने स्थापना की। ऐसे न्यायालय या फिर कोर्ट्स बनाए, आप इंग्लिश में कह सकते हैं, ऐसे कोर्ट्स इन्होंने बनाए जो बिना किसी जूरी के क्या कर सकते हैं, राजनीतिक मामलों की सुनवाई कर सकते थे। यानी कि चाहे उसके अंदर कोई जज हो या ना हो, कोई सुनवाई नहीं होगी, डायरेक्ट व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और उन्हें सजा भी सुनाई जा सकती है। निरस्तता, सरकार को बिना किसी मुकदमे के संदिग्धों को गिरफ्तार करने की क्या थी, यहाँ पर आजादी थी, जिसे आज के समय में हम नजरबंदी के नाम से जानते हैं दोस्तों, निवारक नजरबंदी, है ना। सरकार को क्या थी, इस चीज की आजादी थी कि चाहे व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो चाहे ना किया हो, केवल आप कह सकते हैं शक के आधार पर, संदेह के आधार पर व्यक्ति को क्या किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था, जो कि कहीं ना कहीं अन्याय को दिखाता है। ये क्या है, अन्याय को दिखाता है, इसलिए इस कानून को काला कानून कहा गया। इसमें नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उन्हें क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, सभा करने की स्वतंत्रता नहीं थी, आंदोलन करने की स्वतंत्रता नहीं थी, हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं थी। घुमा फिरा के आप कह सकते हैं पूरी तरीके से दबाने कुचलने का ये कानून था। चलिए, इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तब आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझेंगे। इसके बाद आपका आता है क्या, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात करें तो लगभग इसकी नींव पड़ती है 1920 के आसपास, इसकी नींव पड़ती है और 1922 के आसपास ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसकी समाप्ति तब होती है जब चोरा चोरी कांड होता है। कौन सा कांड होता है, एक चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था दोस्तों। उसके बाद गांधी क्या करते हैं, इस आंदोलन को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इस हत्याकांड में आम लोगों ने क्या किया था, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। एक पुलिस स्टेशन में जिसमें आम भारतीय भी थे और आप कह सकते हैं ब्रिटिश सेना के भी कुछ क्या थे, लोग थे। तो उससे क्या हुआ, इस आंदोलन की प्रकृति हिंसात्मक बन गई। और मैंने आपको पढ़ाया था कि गांधी अहिंसा का पक्ष रखते थे, कभी भी लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे। तो इस हत्याकांड के बाद गांधी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था, लेकिन शुरुआत 1920 के आसपास मानी जाती है। असहयोग आंदोलन, जिसे असहकार आंदोलन भी कहा जाता है, इसका मतलब यह है कि गांधी ने यह कहा कि अगर अंग्रेजों को भारत से हटाना है तो इनके साथ पूरी तरीके से असहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, क्षेत्रीय नहीं राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। यह आंदोलन रोलेट एक्ट के खिलाफ क्या किया गया था, शुरू किया गया था। रोलेट एक्ट के खिलाफ एक और हत्याकांड हुआ था, आपको याद होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग में हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जलियांवाला बाग में लोग रोलेट एक्ट के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, जहां पर जनरल डायर का नाम आपने सुना होगा। जनरल डायर ने क्या थी, उन लोगों पर गोलियां चलवा दी थी और जिसके कारण बहुत से लोग उसमें मारे गए थे, घायल हुए थे। और ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है जनसंहार के मामले में भारत के इतिहास में, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये किसके खिलाफ था, रोलेट एक्ट के खिलाफ था। और इसी रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का पहला कारण था रोलेट एक्ट, क्योंकि इस एक्ट के कारण लोगों के अधिकार क्या किए जा रहे थे, छीने जा रहे थे। दूसरा इस आंदोलन का क्या था, उद्देश्य जो था वो था खिलाफत का मुद्दा। पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खिलाफ हुई संधि से भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, क्योंकि वो चाहते थे, पहले विश्व युद्ध के बाद हुआ ये था कि तुर्की में जो मुस्लिम समुदाय के खलीफा होते हैं उनको उनके पद से हटाकर वहां पर एक नया साम्राज्य स्थापित कर दिया गया था। जबकि भारत के मुसलमान चाहते थे, भारत का मुस्लिम समुदाय चाहता था कि वापस क्या किया जाए, हमारे खलीफा को उसका वापस सारे अधिकार दिए जाएं। तो उनके खिलाफ, जो तुर्की के खिलाफ संधि हुई थी, उसके खिलाफ क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन चला था। उस खिलाफत आंदोलन को भी असहयोग आंदोलन से जोड़ा किसने, महात्मा गांधी ने। समझे आप इतनी बात। इसके बाद आता है आपका असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ। लोगों ने जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं उनका बहिष्कार कर दिया। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया, वकीलों ने अदालतों में जाना बंद कर दिया, विधानसभाओं का बहिष्कार कर दिया। उस समय जो विधानसभाएं थी ज्यादातर, उसमें कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक थे उन सभी ने विधानसभा का बहिष्कार कर दिया। साथ साथ लोगों ने विदेशी कपड़े जैसे चाय है, अन्य वस्तुओं का क्या किया, बहिष्कार किया। क्योंकि हमें हर मामले में क्या करना था, गांधी ने कहा हर तरीके से हमें अंग्रेजों को क्या करना है, असहयोग करना है। यहाँ पे स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की बात की गई। गांधी ने कहा कि जो वस्तुएं देश के अंदर बनाई जा रही हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई, नेशनल लेवल के स्कूल्स बनाए गए जिनमें शिक्षा प्राप्त की जाएगी।
पश्चिमी स्कूलों में नहीं जाना है, वेस्टर्न कल्चर के जो स्कूल है वहां पर आपको नहीं जाना है। आत्मनिर्भरता की गांधी ने बात की। गांधी ने कहा जो भी करेंगे खुद के दम पे करेंगे, अब हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की बात यहाँ पर होती है। चलिए, इसके बाद आता है आपका खिलाफत आंदोलन। मैंने आपसे कहा था ना, खिलाफत आंदोलन और असहयोग जो आपका आंदोलन है ना दोस्तों, असहयोग आंदोलन, इन दोनों का टाइम पीरियड लगभग सेम ही है। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924 में भारत में चलाया गया था। यह आंदोलन ओटोमन साम्राज्य आपको पता है इस्लामी साम्राज्य के खिलाफ जो संधि हुई थी, उसके कारण भारतीय मुसलमान काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। अभी मैंने आपको बताया कि तुर्की के खिलाफ जो पहले विश्व युद्ध के बाद संधि हुई, जिसमें वहां के खलीफा को हटा दिया गया, तो इसके खिलाफ भारत के जो मुसलमान थे बहुत नाराज हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इतनी बात आपको याद रहेगी। इसके कई कारण थे। इसके कारण क्या थे इस आंदोलन के? पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की की हार हो जाना। पहले विश्व युद्ध में जब तुर्की हार गया तो उसके बाद ओटोमन साम्राज्य क्या हो गया? टूट गया, एक कारण। दूसरा, संधि की शर्तें। तुर्की पर कई प्रकार की शर्तें थोपी गई, जिनमें क्या था, इसके कारण भारतीय मुसलमान काफी ज्यादा क्या हो गए? नाराज हो गए। साथ साथ खिलाफत का मुद्दा। भारतीय मुसलमानों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के खिलाफ युद्ध में तुर्की को कमजोर कर दिया था और खलीफा की शक्तियों को कम करने की कोशिश की थी, जबकि लोग खलीफा को अपना क्या मानते हैं? संदेशवाहक मानते हैं, आप कह सकते हैं भगवान का। जिस तरीके से अल्लाह के संदेशवाहक बने थे कौन? पैगंबर मोहम्मद। उसी प्रकार से पैगंबर मोहम्मद के संदेशवाहक होते हैं खलीफा। और इन्हीं खलीफाओं के खिलाफ जब विरोध प्रदर्शन किए किसने? आपके ब्रिटेन ने या ब्रिटिश सरकार ने, तो उसके खिलाफ भारतीय जो मुसलमान थे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसे आप नमक आंदोलन के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। यह है गांधी का कौन सा आंदोलन? नमक आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो जो नमक आंदोलन है, जिसे हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, ये 1930 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ये भी एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। ये क्यों लगाया जाता था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार बहुत ज्यादा क्या करती थी? नमक पे हमसे क्या लेती थी? टैक्स लेती थी। इसके अलावा लोगों को कहती थी कि बाजार से पैकेट वाला नमक खरीदना है, हम नमक बना नहीं सकते थे। नमक बनाने की क्या नहीं थी? आजादी नहीं थी। कारण क्या है? एक तो नमक पे लगने वाला टैक्स, दूसरा अन्याय। भारतीयों का मानना था कि यह जो टैक्स है नमक पे लगता है, क्योंकि नमक एक जरूरी मूलभूत आवश्यकता वाली वस्तु है, इसके बिना तो सब्जी में स्वाद ही नहीं आएगा। तो ये हर घर की नीड थी, इस पर बहुत ज्यादा टैक्स अंग्रेज लगा रहे थे। इसके साथ साथ नमक कर बहुत भारी मात्रा में थे और गरीब लोगों को नमक बनाने की आजादी भी नहीं थी। ठीक है, वो पैकेट वाला नमक जबरदस्ती खरीदते थे। नेक्स्ट आता है आपका परिणाम, कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां। इस आंदोलन यानी जो नमक आंदोलन है, इसके क्या परिणाम हुए? पहला तो नमक कर को हटा दिया गया, नमक के ऊपर से टैक्स को हटा दिया गया। यह आंदोलन पूरे देश में फैला, लाखों लोग इसमें शामिल हुए, क्योंकि इसी आंदोलन में गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। किसकी दोस्तों? दांडी मार्च। दांडी मार्च थी क्या? गांधी ने अपने आश्रम साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया और कहां पर? गुजरात का एक समुद्री तट है दांडी, वहां तक इन्होंने एक मार्च के आप कह सकते हैं आयोजन किया। मार्च बोले तो आप एक कैसे शोभा यात्रा या फिर आप कह सकते हैं एक आंदोलन के तौर पर लोगों की भीड़ का चलना, इस सिमिलर लाइक मार्च। तो दांडी मार्च का जब उन्होंने शुरुआत की तो उसके बाद ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। हजारों लाखों लोग इसमें क्या हुए दोस्तों? शामिल हुए। इस आंदोलन के बाद गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ। इरविन कौन थे? उस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों। कौन थे? भारत के वायसराय थे। गांधी और इरविन के बीच में 1931 में एक समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते में क्या हुआ? गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। अंग्रेजों ने क्या किया? भारत के लोगों को नमक बनाने की आजादी दी और जितने लोग भी नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किए गए थे उन सभी को छोड़ दिया गया। ये कुछ मुख्य शर्तें थी किसकी? गांधी इरविन समझौते की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में छपेगा, नमक सत्याग्रह के परिणामों में आता है। नेक्स्ट है आंदोलन के कार्यक्रम। इसी आंदोलन के क्या कार्यक्रम हो उनकी बात करेंगे। अरे देखिए, इस आंदोलन के क्या कार्यक्रम रहे वो आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो इस आंदोलन में दांडी यात्रा शुरू हुई 12 मार्च 1930 से लेकर साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है। और कब? 241 मील की ये यात्रा थी। टोटल कितनी? 241 मील की यात्रा थी। साबरमती आश्रम से कहां तक जाती है? गुजरात के समुद्री तट दांडी तक ये जाती है। नमक कानून को तोड़ा। गांधी ने दांडी पहुंचकर क्या किया? अपने हाथ से नमक बनाया और नमक कानून तोड़ दिया। नमक कानून ये था कि भारतीय नमक नहीं बना सकते हैं, ये उन्हें आजादी नहीं थी। अहिंसक प्रतिरोध। गांधी ने हमेशा अहिंसा का साथ दिया। और सविनय अवज्ञा, और लोगों ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार के कानूनों को मानने से अब क्या कर दिया? मना कर दिया। जब भी तो इसका नाम पड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय यानी सभी प्रकार से, अवज्ञा यानी कि इच्छा को ना मानना, ऑर्डर को या फिर आप कह सकते हैं आदेश को ना मानना, ऐसा ही आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहानी समझ में आई? अब लास्ट आंदोलन जो बार बार पेपर में आता है, इसके ऊपर टिप्पणी के लिए आता है, यही इस चैप्टर में है, भारत छोड़ो आंदोलन। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है दोस्तों,
भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार को भारत को तत्काल स्वतंत्रता देने के लिए एकमात्र ऐसा आंदोलन जिसमें गांधी ने डायरेक्ट कह दिया कि अब हमें चाहिए आजादी। इसमें सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं नारा इस चीज का लगा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, हमें चाहिए आजादी। कारण क्या था? दूसरे विश्व युद्ध, क्योंकि इस समय 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था, आप सबको पता ही होगा। ये वो समय था जब ब्रिटिश सरकार बहुत ज्यादा कमजोर थी और इसी का फायदा उठाकर भारत में बहुत ज्यादा दंगे फसाद होने लगे और लोग चाहते थे कि हमें भी क्या कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। ठीक है। इसके अलावा असफलता, क्रिप्स मिशन जो कि अंग्रेजों ने भेजा था, क्रिप्स मिशन 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में, जो मैं आपको बताऊंगा अभी क्रिप्स मिशन है क्या। 1942 में भारत में आए क्रिप्स मिशन से लोग बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी शर्तें रखी गई थी जो भारत के लोगों को मंजूर नहीं थी। इसलिए अब ये बात भारतीय समझ चुके थे कि अब अंग्रेजों का भारत में रहना सही नहीं है, ये नए नए नियम कानून के थ्रू हमारा क्या करते हैं, शोषण करते हैं। दैट वाज भारत छोड़ो आंदोलन। इसका परिणाम क्या निकला भारत छोड़ो आंदोलन का? याद रखना, इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया। उस समय ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी की सरकार बनी, कौन सी? लेबर पार्टी की जो दोस्तों क्या बनी, सरकार बनी, उस लेबर पार्टी की सरकार ने भारत को आजादी देने का क्या कर लिया, फैसला कर लिया। इस आंदोलन को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश भी की गई, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन 1944 के आसपास गांधी को क्या कर दिया गया, स्वास्थ्य के कुछ कारणों के कारण रिहा कर दिया गया। और इसी आंदोलन के फलस्वरूप 1947 में भारत को क्या मिलती है, आजादी मिलती है। इस रफली आइडिया जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, इसमें से उतारना आपको कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें से क्या नहीं करना आपको, उतारना कुछ नहीं है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, क्रिप्स मिशन क्या है, इसको थोड़ा तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसे समझाने में थोड़ा 5 मिनट लेंगे। देखिए, क्रिप्स मिशन भारत में आता है 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले आया। ये एक राजनीतिक मिशन था। राजनीतिक मिशन यानी कि एक लोगों का ग्रुप था जो भारत में आया किसी उद्देश्य को लेकर। उद्देश्य क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध में भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था, भारत के सैनिकों को दूसरे विश्व युद्ध में उतारना था, तो इसके लिए भारत का पूरा सहयोग चाहिए था। भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था, ऊपर से भारत में क्या करना था, राजनीतिक सुधार करने थे। मिशन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? इसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसलिए इस मिशन का नाम पड़ा क्रिप्स मिशन। ठीक है, जो कि ब्रिटिश युद्ध मंत्री थे। ब्रिटेन सरकार के कौन थे? युद्ध मंत्री थे उस समय। प्रस्ताव क्या था? क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वशासन का प्रस्ताव दिया कि भारत अपना शासन क्या करे, खुद चला सकता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें ऐसी थी जो लोगों को पसंद नहीं आई। ये वो 3 शर्तें जो लोगों को पसंद नहीं आई। पहली थी भारत को डोमिनियन का दर्जा। ये कहा गया कि जो भारत है वो रहेगा तो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही, लेकिन एक स्वतंत्र डोमिनियन यानी कि एक स्वतंत्र राज्य बना देंगे हम उसे। रहेगा तो किसके? ताज के नीचे ही, जो ब्रिटिश ताज है उसके नीचे ही रहेगा, क्राउन के शासन के नीचे ही रहेगा, लेकिन एक स्वतंत्र डोमिनियन, स्वतंत्र राज्य बना देंगे। ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लोग चाहते थे पूर्ण आजादी। संविधान सभा, क्रिप्स मिशन ने यह कहा कि भारत की एक संविधान सभा बनाई जाएगी, सभी भारतीय समुदाय को इसमें प्रतिनिधित्व होगा। अल्पसंख्यक अधिकार, अल्पसंख्यक को क्या दिया जाएगा, विशेष अधिकार दिया जाएगा। ये अल्पसंख्यक विशेष अधिकार क्यों मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं उस नेता के कारण जिसे हम अक्सर अनदेखा करते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण। ये अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए जा रहे हैं ये उन्हीं के प्रेशर के कारण दिए जा रहे हैं, जो कि क्रिप्स मिशन में भी हमें देखने के लिए मिलेगा, और यही 1946 के कैबिनेट मिशन में भी हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कैबिनेट मिशन है आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो उम्मीद है ये यूनिट आपको समझ में आई होगी, है ना। इसमें 1-2 यूनिट और बची है, उन्हें भी कंप्लीट करेंगे, और इस प्रकार पूरे सब्जेक्ट कोड का हमने यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।